अविकारी शब्दों को ही क्या कहते हैं? अव्यय। क्लियर? ये मैं आपको बता चुका हूं पहले से कि अविकारी का मतलब हो गया जिसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं आएगा। आपके पास मान लीजिए 100 रुपये का नोट हो, आप वो नोट लेकर के कहा मार्केट में गए और आपने कुछ खरीदा वरीदा, कुछ खाया पिया, आपका वो 100 रुपये का नोट जो था वो बदल गया, आप 20 रुपए 10 रुपए इस तरीके से करके टुकड़े में हो गया। ठीक है, आजकल की बात मत कीजिएगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं तो मुझे ये मत मतलब अपने मन में सोचिएगा कि नहीं सर वो हम तो यूपीआई कर देंगे। तो मुझे भी पता है, जो एग्जाम्पल दे रहे हैं उस चीज को समझिए। ठीक है, मुझे भी पता है यूपीआई होता है। तो अब वो 100 रुपये का नोट क्या हो गया? बदल गया। लेकिन अगर आप 100 रुपये का नोट लेकर के गए और कुछ भी खर्च नहीं किया, वापस लेकर के चले आए, या सारा पेमेंट आपने यूपीआई कर दिया वापस लेके चले आए, तो 100 रुपये का नोट जो था वो 100 रुपये का ही नोट बना रहा। तो व्यय शब्द जो होता है, व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च करना। अव्यय मतलब खर्च ना करना। खर्च नहीं करोगे तो जैसा है वैसे का वैसा रहेगा। तो इसीलिए अविकारी शब्द को ही हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। क्योंकि जो भी विकारोत्पादक तत्व थे, कितने थे? 6। लिंग, वचन, काल, पुरुष, वाच्य और भाव। इनमें से किसी के बेसिस पर इनके स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं आते। तो इसमें से कौन कौन से होते हैं जिनमें चेंजेस नहीं आते हैं अविकारी में? तो पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्ब। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण शब्द उस शब्द को कहते हैं जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है। इसी को आप इंग्लिश में कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब का काम क्या है? एडजेक्टिव शब्द सुना होगा, एडजेक्टिव का एड ले लिया गया और उसके बाद वर्ब, वही काम यहां किया गया। विशेषण ले लिया गया लेकिन उसके पहले क्रिया लगा दी गई। तो क्रिया विशेषण का मतलब ही होता है कि जो क्रिया की विशेषता बताए। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनके स्ट्रक्चर में भी चेंजेस नहीं आते। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा। देखिए जैसे कुछ कुछ कनेक्ट हो रहा होगा, ये तो पिछली क्लास में था। ठीक, तो अब एक चीज नोटिस कीजिए, यहां घोड़ा शब्द है, यहां घोड़ी शब्द है और यहां घोड़े शब्द है। यानी कि ये वाला शब्द पहला वाला क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, दूसरा वाला शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है और एक वचन में है दोनों। तीसरे वाले में क्या हो गया? बहुवचन हो गया। इसका मतलब हमने 3 एग्जाम्पल्स में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन, बहुवचन सब देख लिया। ठीक, अब जरा वर्ब को देखिए। दौड़ना जो है इसमें वर्ब है, और है या है जो आ रहा है ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। तो इसमें जो ये वर्ब वाला वर्ड आया हुआ है, मेन वर्ब जो है वो क्या है? दौड़ना। तो मेन वर्ब में आप देखिए, अगर पुल्लिंग एक वचन के साथ है तो क्या लिखा है? दौड़ता। स्त्रीलिंग के साथ लिखा है तो क्या हो गया? दौड़ती। और बहुवचन के साथ है तो क्या हो गया? दौड़ते। इसका मतलब यहां पर अगर आप देखें तो इस जगह पर ता है, इस जगह पर दी है, और
इस जगह पर ते। तो ये चेंज हुआ, किसके बेसिस पर चेंज हुआ है? तो इसके बेसिस पर चेंज हुआ है। तो क्रिया तो बदल गई। अब देखिए, यहां पर हम एक शब्द लिखते हैं जो इस क्रिया की विशेषता बताएगा। तेज या तेज, यहां भी लिख देते हैं तेज। अब देखिए, इसके साथ भी तेज लिखा, इसके साथ भी तेज लिखा, इसके साथ भी तेज लिखा। ठीक, तेज होता है वैसे तो, तेज। ठीक, अब ये बताइए कि यहां पुल्लिंग है लेकिन तब भी तेज। पढ़ करके देखिए, घोड़ा तेज दौड़ता है। दूसरा पढ़िए, घोड़ी तेज दौड़ती है। तीसरा पढ़िए, घोड़े तेज दौड़ते हैं। तो तेज शब्द क्या कर रहा है? इस दौड़ता शब्द यानी दौड़ने की क्रिया की विशेषता बता रहा है। लेकिन देखिए, पुल्लिंग के साथ भी वही, स्त्रीलिंग के साथ भी वही, बहुवचन के साथ भी वही, एक वचन के साथ भी वही। घोड़ा तेज दौड़ता था, अगर हम पास्ट टेंस में कर दें तो भी वही। घोड़ा तेज दौड़ेगा तो भी वही। इट मींस तेज वर्ड के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हुआ। तो जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन शब्दों में कोई चेंज नहीं आता। क्रिया में आता है, क्रिया विशेषण में नहीं आता, एडवर्ब में नहीं आता, वर्ब में आ रहा है। वर्ब में आप चेंजेस देख रहे हैं इसके बेसिस पर, लेकिन एडवर्ब में चेंजेस नहीं आ रहे। स्पष्ट हो गई बात यहां पर? चलिए, ना हो तो बताइएगा। अगला, चार थे ना, अगला है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक ये क्या होते हैं? समुच्चय को अंग्रेजी में कहते हैं सेट। सेट का मतलब क्या होता है? जोड़ा। इट मींस जो जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं। जैसे जैसे आप यूज करते हैं और, एवं, तथा, लेकिन, क्योंकि, ताकि, जिससे कि, या जिससे, इस तरीके के जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, या फिर या, अथवा, ये सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कुछ शब्द आपको बोल रहा हूं, देखिएगा। पहले तो यही समझ लीजिए कि ये है क्या। ठीक, तो समुच्चय बोधक जो है वो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द। जैसे जैसे में आप देख लीजिए, और, तथा, एवं, व, ये तो एक ही जैसे होते हैं। इस सब इसीलिए स्लैश लगाया है क्योंकि सबका मीनिंग सेम ही है, कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, फिर आप देखिए, अथवा या फिर या, इसका मतलब भी वही होता है। किंतु, परंतु, लेकिन, ठीक। इसलिए,
ताकि, क्योंकि, ये बताइए कभी आज तक इन वर्ड्स में कोई चेंज देखा है? चाहे ये प्रेजेंट टेंस में यूज हो, चाहे पास्ट टेंस में यूज हो, चाहे फ्यूचर टेंस में यूज हो, ये ऐसे ही रहेंगे। चाहे एक्टिव वॉइस में यूज हो, चाहे पैसिव वॉइस में यूज हो, ये यही रहेंगे। चाहे मैस्कुलिन जेंडर के साथ यूज हो यानी पुल्लिंग के साथ, चाहे ये फेमिनिन जेंडर के साथ यूज हो स्त्रीलिंग के साथ, यही रहेंगे। ठीक, चाहे एक वचन के साथ इस्तेमाल हो, चाहे बहुवचन के साथ इस्तेमाल हो, ये यही रहेंगे। इनके स्ट्रक्चर में आप कभी नहीं पाएंगे कि कोई चेंज हो रहा है। आज तक बता दीजिए कि आपने कभी देखा हो कि इनके स्ट्रक्चर में चेंज हुआ हो? कोई नहीं होता कभी। इसको हम कहते हैं समुच्चय बोधक। ये क्या है? अविकारी। राम और सीता, तो राम पुल्लिंग है, सीता स्त्रीलिंग है, लेकिन राम और सीता, राम और लक्ष्मण दोनों पुल्लिंग है, सीता और उर्मिला दोनों स्त्रीलिंग है। तो चाहे पुल्लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग और पुल्लिंग हो, कभी नहीं बदलेगा। लड़के और लड़कियां खेल रहे हैं, तो दोनों बहुवचन है। लड़का और लड़की खेल रहे हैं, तब भी जो है एक वचन है, तो क्या है? तब भी और है। इसके स्ट्रक्चर में कभी नहीं चेंज होगा। क्योंकि को हमेशा क्योंकि ही लिखा जाता है, कभी आज तक क्योंकि के स्ट्रक्चर में चेंज नहीं देखा होगा आपने। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स, दो वर्ड्स या दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो कनेक्टर्स यूज किए जाते हैं, उन कनेक्टर्स में कभी भी चेंजेस नहीं आते। ये भी क्या है? अव्यय। स्पष्ट? दो हो गए, अब तीसरा देखिए। तीसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक कौन से होते हैं समझिए। दरअसल होता क्या है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हीं को हम कारक भी कह देते हैं कभी कभी। तो संबंध बोधक शब्द मतलब समझिएगा, ये कारक से थोड़ा सा अलग है। कारक का भी काम होता है, कारक में भी एक संबंध जो है बोधक कारक होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के, तो संबंध कारक भी एक कारक है, लेकिन हम संबंध बोधक शब्द की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, ऐसे शब्द जो किसी सेंटेंस में किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ रिलेशन बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, संबंध बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम कहते हैं संबंध बोधक शब्द, यानी कि संबंध का बोध कराने वाले शब्द। ठीक, तो दो संज्ञाओं या संज्ञा और सर्वनाम के बीच में संबंध बताने के लिए, या फिर संज्ञा और क्रिया के बीच में भी आप कह सकते हैं, लेकिन संज्ञा और क्रिया के बीच में बताएंगे तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर कारक चिन्ह आ जाएगा जो आपको अलग से पढ़ना है, तो इसको अभी हम अलग हटा करके चल रहे हैं। ठीक, आप सिर्फ इतना समझिए कि दो शब्दों के बीच में संबंध बताएंगे जो, जैसे ये क्या है? बोतल। ठीक है, अब आप कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी हो, तो आप क्या कहेंगे? सर मेरी बोतल आपके पास है, आपके पास है। ठीक है, तो के पास ये इस्तेमाल किया ना, के पास, और के पास किसके साथ जोड़ दिया? आपके साथ, तो क्या हो गया? आपके पास। ठीक, तो आप क्या है? संज्ञा है। बोतल क्या है? संज्ञा है। हम क्या है? संज्ञा है।
सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाने वाला शब्द होता है, बस इतना ही तो है। तो मेरी बोतल आपके पास है, तो बोतल आपके पास है, तो एक तो बोतल हो गया और एक आप हो गए, और के पास लगा दिया साथ में। तो इसका मतलब के पास जो वर्ड आया है ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है कि ये रिलेशन बता रहा है कि ये मेरी बोतल जो है वो आपके पास है। या आपने कहा मेरा घर, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, देखिए देखिएगा, एग्जाम्पल देखिए पहले। मेरा घर राम के घर के सामने है। मेरा घर राम के घर के सामने है। ठीक, ये आ गया। या पास शब्द हम इस्तेमाल कर रहे थे तो पास भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर के पास है, वो भी यूज कर सकते हैं आप। तो चलिए यूज कर देते हैं वही, घर के पास है। तो मेरा घर राम के घर के पास है। तो ये बताइए कि ये जो के पास आया, ठीक, अब दूसरा लिख रहे हैं, देखिए मेरा घर राम के घर से दूर है, या राम के घर के बगल में है। ठीक, ये तो यहां पर क्या आ रहा है? के बगल। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है इस घर और इस घर के बीच के रिलेशन को बता रहा है कि ये दोनों अगल बगल है। यहां पर ये घर और ये घर, ठीक, और इसमें भी दरअसल क्या, केवल इस घर की बात हो रही है, ये, ठीक। तो इन दोनों घरों के, एक मेरा और एक राम का, एक मेरा एक राम का, तो घर क्या है एग्जैक्टली exactly? घर क्या है? नाउन है, संज्ञा है, ठीक। ये किसी और का है, ये किसी और का घर है। तो ये दोनों संज्ञाओं के बीच का संबंध, इनके बीच का संबंध क्या बता रहा है? ये बता रहा है शब्द। इनके बीच का संबंध कौन सा शब्द बता रहा है? यहां पर ये बता रहा है, ये शब्द, ये शब्द जो है वो बता रहा है संबंध। तो आप देख पा रहे हैं, के पास, के बगल, ये संबंध बता रहा है। तो इस तरीके के जो शब्द हैं, के पास, के बगल, के बजाय, के स्थान पर, ठीक है, के ऊपर, के नीचे, के आगे, के पीछे, जैसे अगर कहा जाए कि कोई एक नाम लिख लीजिए, जैसे लिख दिया राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस शताब्दी एक्सप्रेस एक्सप्रेस
के पीछे है। राजधानी एक्सप्रेस शताब्दी एक्सप्रेस के पीछे है। तो यहां पर देखिए एक्सप्रेस का मतलब क्या हो गया कि ये हो गई एक ट्रेन जो कि संज्ञा है, ये भी हो गई एक ट्रेन जो कि संज्ञा है, नाउन वर्ड है ना। और यहां पर आ रहा है के पीछे, ये क्या कर रहा है कि दरअसल इन दो संज्ञाओं के बीच, ये जो संज्ञा है ये और ये, इन दोनों संज्ञाओं के बीच का संबंध बता रहा है कि कौन आगे है कौन पीछे। तो किसी सेंटेंस में दो संज्ञाओं के बीच में संबंध बताने के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो क्या है? संबंध बोधक शब्द। इनके स्ट्रक्चर में आप कभी चेंजेस नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स आपको देखने हो तो मैं लिख दूं यहां पर, देखिए यहां पर लिख रहे हैं के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के सामने, के बगल, के स्थान पर या के बजाय। और लिख दे रहे हैं के अनुसार, ठीक, इस तरीके से। क्लियर हुआ? इसको यहां लिख दे रहे हैं जिससे इसको अभी जो है के अनुसार यहां लिख दे इत्यादि। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद इसमें एक बचा, और वो है विस्मय बोधक शब्द। विस्मय, विस्मय शब्द का मतलब ही होता है आश्चर्य। ठीक, जैसे विस्मय बोधक, तो विस्मय का मतलब क्या होता है? विस्मय जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है आश्चर्य। अब आश्चर्य जो होता है वो ऐसा तो है नहीं कि आश्चर्य केवल खुशी वाली चीज में होता हो या केवल दुख वाली चीज में होता हो। आश्चर्य तो हर उस चीज में हो सकता है जो अप्रत्याशित हो, यानी कि जिसकी आशा ना की गई हो। उसके लिए एक शब्द क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आता है आपके यहाँ परीक्षा में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो वो भी याद रखना है। तो जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। ठीक, अनएक्सपेक्टेड। तो जो अप्रत्याशित है, जिसकी एक्सपेक्टेशन आपने ना की हो, वो हो जाए। जैसे आप अपने किसी नियर एंड डियर की डेथ के बारे में एक्सपेक्ट नहीं करते, और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की एज बहुत ज्यादा हो गई हो या कोई मेडिकली इतना ज्यादा परेशान है कि आप खुद ही सोचने लग जाएंगे भाई इतना परेशान है, ये
चला ही जाए इस दुनिया से तो ही इसके शरीर को आराम मिल जाएगा। तो इतना बीमार है तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, तो उसकी मृत्यु पर आपको आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसकी मृत्यु पर आपको आश्चर्य हो जाएगा। तो जो आश्चर्य व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं, उन शब्दों की अगर हम बात करें तो वो भी जैसे ओ, आह, उफ, ठीक, वाह, इस तरीके के जो शब्द, इनको भी हम कह रहे हैं कि ये क्या है, इनके भी स्ट्रक्चर में कभी चेंज नहीं आता। विस्मय बोधक शब्द भी कभी नहीं बदलते। ठीक है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।